अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फॉर स्पेशल पॉपुलेशन। तो एक्सरसाइज फॉर स्पेशल पॉपुलेशन में हम ऑलरेडी डायबिटीज़ और एज़मा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को डिस्कस कर चुके थे और उनके लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन को। तो हाइपरटेंशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन है क्या, ठीक है। तो उसमें क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो आप सबको पता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है तो 120 और डायस्टोलिक 80 है, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन स्टेज कौन सी होगी? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 टू 139 होगा और डायस्टोलिक 80 टू 89 mmHg होगा, ठीक है। और हाइपरटेंशन स्टेज 1 जो होती है उसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 टू 159 तक जाता है और डायस्टोलिक जो है वो 90 टू 99 mmHg तक जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। और इसकी प्रेवलेंस पे फिर बात हुई है तो यूएस एडल्ट्स में 50 मिलियंस को जो है तो वो हाइपरटेंशन है, ठीक है। मेजॉरिटी हैव स्टेज 1 हाइपरटेंशन, ठीक है, कि जिनका ब्लड प्रेशर 140 टू 159 बाई 90 टू 99 mmHg होता है, ठीक है। इसके बाद हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट का बताया है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि डाइट और एक्सरसाइज कराते हैं आप, ठीक है। डाइट में क्या है कि डाइट कंट्रोल के लिए जो डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी मेडिसिन कौन कौन सी डाइट लेनी है और कौन कौन सी अवॉइड करनी है। इसी तरह से एक्सरसाइजेस हैं तो एक्सरसाइजेस आज हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सरसाइज हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन सी हैं? तो रिकमेंडेशंस जो हैं इसके लिए वो यह है कि जब भी आप हाइपरटेंशन के पेशेंट को कोई एक्सरसाइज देना चाहते हैं तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है। और मोस्टली 30 मिनट्स तक आपने एक्सरसाइज करनी है और 7 डेज अ वीक करनी है, ठीक है। तकरीबन हर दिन आपने एक्सरसाइज करनी होगी और आपका गोल क्या होता है कि 700 टू 2000 किलो कैलोरीज पर वीक आपकी जो एनर्जी है वो एक्सपेंड हो रही हो, ठीक है। American College of Sport and Medicine recommendation for improving VO2 max can also be followed, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन की रिकमेंडेशंस पढ़ाई थी जिसमें VO2 max के लिए कुछ रिकमेंडेशंस बताई हुई थी कि कौन सी इंटेंसिटी एक्सरसाइज वीक में किस फ्रिक्वेंसी के साथ करनी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और प्रिकॉशंस का कहते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, जब आप इसको एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत ऑटोमेटिकली पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि आप लोगों ने साथ साथ में ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाइपरटेंशन के लिए कोई मेडिसिन ले रहे थे, उनमें आप लोगों ने ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में एडिशनल ट्रीटमेंट्स क्या हैं कि लूज़ वेट इफ़ ओवरवेट, ठीक है। लिमिट अल्कोहल इनटेक, रिड्यूस सोडियम इनटेक, मेंटेन एडुकेट डाइट्री फॉस्फेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस, स्टॉप स्मोकिंग, रिड्यूस डाइट्री फैट, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इनटेक। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम हैं, ठीक है। सारी जनरल डिस्कशन ही है कि क्या क्या लेना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। फिर कार्डियक रिहेबिलिटेशन अगर आप करते हैं किसी पेशेंट पॉपुलेशन पे तो उसमें आप लोगों ने देखने हैं सबसे पहले उसके सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कॉज क्या हो सकती है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस क्यों है, ठीक है। तो वो इस्कीमिया की वजह से होगा, चेस्ट पेन ड्यू टू इस्कीमिया होगा, तो इसका मतलब है कि इसको एंजाइना पेक्टोरिस है। आपको सिम्टम्स और कॉजेज का पता हो। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में क्या होगा कि हार्ट डैमेज ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन्स, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास, क्राफ्ट सर्जरी, bypass one or more coronary arteries using saphenous vein और internal memory artery, ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास क्राफ्ट्स वगैरह हुए हैं तो आपने उसको भी देखना है कार्डियक रिहेबिलिटेशन देने से पहले, ठीक है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी है जिसमें PTCA है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक बैलून टिप कैथेटर आपकी ऑक्लूडेड आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, फिर उसको फुलाते हैं और उसके अंदर जितनी भी ऑक्लूसिव मटेरियल होता है उसको सक आउट कर लिया जाता है, ठीक है। और मेन सर्ट स्टंट टू ओपन एंड और टू कीप एन आर्टरी ओपन, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं और कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप लोगों ने कोई भी कार्डियक रिहेबिलिटेशन देने से पहले देखना है। इसके बाद फिर कॉमन मेडिकेशंस को डिस्कस किया गया है। तो कॉमन मेडिकेशंस में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एंटी एरिथमिया मेडिकेशंस देते हैं, नाइट्रोग्लाइसिन्स वगैरह देते हैं, ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता ही होगा, नहीं तो अभी आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ लेंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि वेसोडाइलेशन करते हैं, उसकी वजह से हार्ट रेट रिड्यूस होता है और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा, ठीक है। एंड रिड्यूस वर्क ऑफ द हार्ट,
ठीक है, क्योंकि जब वेसल्स डायलेट होंगे तो इजीली वो ब्लड को पंप कर लेगा। एंटी अरिथमिया मेडिकेशंस हैं तो वो कंट्रोल डेंजरस हार्ट रिदम्स हैं, ठीक है, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है या एट्रियल टैकीकार्डिया होता है तो उसको वो कंट्रोल करती हैं। इसी तरह से नाइट्रोग्लिसरीन है तो कंट्रोल रिलैक्स स्मूथ मसल्स इन वीन्स टू रिड्यूस वीनस रिटर्न, रिड्यूस एंजाइना सिम्टम्स, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होते हैं, आपको पता है कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, हाइपरटेंशन का केस है, ठीक है, तो उसमें आप लोग नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है कि वो फ़ौरन से जो वीन्स के स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाता है। वीनस रिटर्न जितना डिक्रीज़ होगा उसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट उतना ही डिक्रीज़ होगा। तो जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा और उसका हार्ट रेट वगैरह उसी के साथ मेंटेन होगा, ठीक है। और इस तरह के जो एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन उसको भी कंट्रोल करता है। इसके बाद ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्टिंग है। जब भी आप उसको ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्टिंग करा रहे होते हैं तो उसमें अगर आप ये देखना चाहते हैं, इसके कोई भी सिम्टम्स वगैरह देखना चाहते हैं तो उसमें आप साथ साथ ईसीजी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें 12 लीड्स लगी होती हैं, आपने उसके पर्सन की चेस्ट पे लगाई होती हैं, ठीक है। इसके साथ आप ब्लड प्रेशर भी देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन भी आप देखते हैं। ये मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था बोर्ग स्केल का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देख लेते हो उसको, उसके अकॉर्डिंग ही आप नंबर्स दे देते हो और उसकी एक्सर्शन का लेवल देख लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप साइन एंड सिम्टम्स देखते हो, जैसे चेस्ट पेन वगैरह के कुछ साइंस तो नहीं आ रहे, ठीक है। इसी तरह से आप उसके साथ साथ रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग करते हो, ठीक है। अगर आप परफ्यूजन को देखना चाहते हो तो उसमें थैलियम आयन जो है उसको देखते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर वेंट्रिकुलर एजेक्शन का को देखना है आपने तो उसके लिए टेक्नीशियम को लेते हो। ये रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं जो आप लेते हो, जिसमें आप लोग इमेजिंग करते हो, कलरफुल टाइप इमेजिंग आपके पास साथ साथ में रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में कैसे होता है कि अब आपके पास कोई पेशेंट है, वो आईसीयू में है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि वो फ़ेज़ 1 में है, ठीक है। अगर फ़ेज़ 1 का कोई पेशेंट है तो आपने उसको क्या करना है, इन पेशेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम देना है, ठीक है। वहीं पे बेड मोबिलिटी और ये जनरल एक्सरसाइजेस कराते हैं आप लोग, ठीक है, जिसमें आप उसको हैंड की सर्कुलेशन कराते हो, सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेस कराते हो, ठीक है। और बेड पे ही उसकी स्लाइट मोबिलिटी वगैरह कराते हो, क्योंकि वो आईसीयू में होता है, बेड रिटर्न पेशेंट होता है, उसके साथ इतनी ज़्यादा प्रोब्स और ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, आईवीज़ वगैरह, कि जिसमें आप उसको एक्सरसाइजेस नहीं दे सकते, ठीक है, या वो ख़ुद भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए इन पेशेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ़ेज़ 2 में क्या होगा कि वो आईसीयू में नहीं होगा, वार्ड में होगा, ठीक है, जिसमें आउट पेशेंट एक्सरसाइजेस आप कराओगे क्लोज सुपरविजन के साथ, ठीक है। आप उसको सुपरवाइज कर रहे होगे और वो खुद एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फ़ेज़ 3 में भी लेस सुपरविजन होती है, मे बी होम बेस्ड है, ठीक है। अब क्या है कि पेशेंट है लेकिन वो घर पे है, तो आपने उसको साथ साथ में एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, अब आप जब इन सारी फेजेस के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो वो किस पे बेस कर रही होंगी, एक तो ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट के रिजल्ट्स पे बेस कर रही होंगी, जिसमें आप एमिटी लेवल्स को भी देख लेते हो, हार्ट रेट को देखते हो, साइन एंड सिम्टम्स को देखते हो, ठीक है। इसके अलावा होल बॉडी और डायनामिक एक्सरसाइज, ठीक है, अब उसकी पूरी बॉडी को देख लेते हो और उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसको कोई ना कोई डायनामिक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है। इसी तरह से इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़, अगर आप उसकी डिजीज़ को एक्सेस करते हो और अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा सेवेयर है तो फिर आप उसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज़ रखते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी डिजीज़ बहुत ज़्यादा सेवेयर नहीं है और वो एक्सरसाइज इजीली कर सकता है तो फिर आप उसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर लेते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपने सेवेरिटी के अकॉर्डिंगली अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ कार्डिक रिहेबिलिटेशन है, तो जब आपने कार्डिक रिहेबिलिटेशन करा ली, ठीक है, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम वगैरह आपने करा लिया, उसके बाद क्या होगा कि उसके इफेक्ट्स क्या होंगे कि कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जो होगा वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन इम्प्रूव होगा तो उसका क्या मतलब होता है कि हायर VO2 मैक्स होगा। हम लोग ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि हायर वर्क रेट होगा विदाउट इस्कीमिया, ठीक है। अब उसको हाइपोक्सिया वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी ऑक्सीजन प्रॉपरली जा रही है, ठीक है, तो उसको इस्कीमिया वगैरह के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। फिर ग्रेटर कैपेसिटी फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, अब क्या है कि वो साथ साथ में
उसको एडॉप्ट करता जा रहा है तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज को वो इजीली कर सकता है, उसका स्टेमिना बिल्ड होता है, ठीक है। इसके बाद इम्प्रूव्ड रिस्क फैक्टर प्रोफाइल है, तो इसमें लो टोटल एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब लो टोटल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो लो हो जाते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें क्या होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट कार्डिक इवेंट। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी इफेक्ट्स आपके पास क्या क्या आ जाएंगे कि जो कार्डिक इवेंट्स के रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको भी आप एक्सरसाइज के थ्रू मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एट रिस्क होते हैं, जिनको आप कहते हो कि इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है या कुछ भी, तो आप उसको उसके सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर सकते हो उसके ये रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज फॉर ओल्डर एडल्ट्स हैं, ठीक है। तो ओल्डर एडल्ट्स में क्या होता है कि VO2 मैक्स का जो गेन होता है वो उतना नहीं हो रहा होता जितना एक नॉर्मल पर्सन में हो रहा होता है, ठीक है। पर ईयर उसमें 1% डिक्लाइन आता है VO2 मैक्स में, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो कि उसमें अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस करता है कोई ओल्डर पर्सन, तो उसका जो ये डिक्लाइन रेट होता है ये डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जब ओल्डर एडल्ट्स को आप एक्सरसाइज कराते हो तो उसमें पार्टिसिपेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इम्प्रूव्ड रिस्क फैक्टर प्रोफाइल, ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड VO2 मैक्स, इंक्रीज बोन मास, ठीक है। और इसमें रिकमेंडेशंस क्या हैं, इसमें जो आप रिकमेंडेशंस फॉलो करते हो एक्सरसाइजेस की, तो कहते हैं कि सिमिलर टू यंगर सब्जेक्ट्स, जिस तरह से अभी हमने पढ़ लिया कार्डिक रिहेबिलिटेशन में कि यंगर एडल्ट्स को जिस तरह की हम एक्सरसाइजेस दे रहे थे ओल्डर को भी उसी तरह की ही देंगे, लेकिन इसमें साथ में क्या है कि आपने मेडिकल एग्जाम और रिस्क फैक्टर्स को साथ साथ में स्क्रीन करना होता है, ठीक है, क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स में रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यंगर पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज इन एल्डरली पीपल है, तो उसमें ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होगा, ओल्डर इंड्योरेंस ट्रेंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब वो ओल्डर हैं लेकिन क्या है वो इंड्योरेंस ट्रेंड इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अब वो ट्रेंड हैं, तो ट्रेंड में क्या होगा, हायर VO2 मैक्स होगा, हायर डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होंगे, लो ट्राइग्लिसराइड्स टोटल एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है। इन्हेंस्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ट्रेंड के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ डिस्कस की हुई है। ग्रेटर स्ट्रेंथ, क्विकर रिएक्शन टाइम, लो रिस्क ऑफ फॉलिंग, ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन VO2 मैक्स। अब आप अगर इंड्योरेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हो किसी एल्डरली पेशेंट पे, तो उसमें क्या होगा कि उसके रिजल्ट में इंक्रीज VO2 मैक्स होगा, फेवरेबल चेंजेस इन कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स रिड्यूस हो जाएंगे, इंक्रीज आर मेंटेन स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी, सही। इसके बाद अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन और अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस क्या हैं, ठीक है। तो उसमें एरोबिक एक्टिविटी के भी बता दी है, एरोबिक या एंड्योरेंस एक्टिविटी जो होती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताई हैं और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज बताई हैं, ठीक है। ये सारी किसके लिए हैं, कार्डियोवास्कुलर रिहैबिलिटेशन के लिए, ओल्डर एडल्ट्स में ट्रेनिंग इफेक्ट्स को लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक के हवाले से उन्होंने डिफरेंट इंटेंसिटीज़ और फ्रिक्वेंसीज बताई हुई हैं, ठीक है। इनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन आपने इनको देख लेना है। उसके बाद एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेजर एडोप्टेशंस होती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी उस टाइम पे बहुत एक्टिव होती है, क्योंकि एक तो फीचर्स की ग्रोथ हो रही होती है, उस वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह इंक्रीज़ होता है, तो इसलिए एडॉप्टेशंस इजीली हो जाती हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज 40 to 50%, ठीक है। ऑक्सीजन अपटेक एंड हार्ट रेट आर हायर एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कार्डिक आउटपुट इज़ हायर एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स और लोअर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। कार्डिक आउटपुट जो है वो फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में हाई होता है एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, वो लो होगा, ठीक है। इसके बाद रेगुलर इंड्योरेंस एक्सरसाइज पोजेस लेटर रिस्क टू द फीटस एंड इज़ बेनिफिशियल फॉर द मदर, ठीक है। रेगुलर इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि फीटस को रिस्क फैक्टर्स लेटर रिस्क होता है और मदर के लिए वो बेनिफिशियल होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड प्रीक्लेम्सिया, ठीक है। प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर
जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और उसमें उस इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि उसके दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, मोस्टली उसमें लिवर एंड किडनी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को प्रीक्लैम्सिया कहते हैं। अगर आप रेगुलर इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो इसके रिस्क को रिड्यूस कर लेगा। इसी तरह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी आपको पता होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ जो होती है वो ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है आपकी बॉडी में, तो जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंसल्ट देयर फिजिशियन प्रायर टू बिगिनिंग एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम करने से पहले क्या करना चाहिए, उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने फिजिशियन के साथ। ठीक है, जिसमें ताकि फिजिशियन उसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस को देख ले और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करे। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग में क्या है, VO2 max इज इंक्रीज्ड और मेंटेन्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन ग्रेटर एडॉप्टेशंस दैन ट्रेनिंग अलोन। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रेगनेंसी के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग को देखते हो, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हो, तो उसमें ग्रेटर एडॉप्टेशंस आएंगी आपके पास एज़ कम्पेयर टू द ट्रेनिंग अलोन। तो मैं आपको इसकी रीज़न अभी भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होता है, इसमें हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपकी बॉडी जो होती है वो हर चीज़ ईजीली गेन कर रही होती है। तो इस वजह से उसमें ट्रेनिंग इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो एडॉप्टेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेनिंग अलोन। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस हैं, तो इसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन एंड सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसमें यह है कि 30 मिनट पर डे ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी ऑन मोस्ट प्रेफरेबली ऑल डेज। ठीक है, 30 मिनट एक्सरसाइज है मॉडरेट इंटेंसिटी की और 7 डेज़ पर वीक आपने करनी होती है। इंटेंसिटी डिटर्मिन्ड बाय द हार्ट रेट, आप हार्ट रेट को मॉनिटर करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी इंटेंसिटी को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मे नॉट बी बेस्ट मेथड रेस्टिंग ऑफ द परसीव्ड एक्सर्शन। अच्छा, आप कहते हैं कि इंटेंसिटी का हार्ट रेट से आप इंटेंसिटी को डिटर्मिन नहीं कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा बेस्ट मेथड ये नहीं है, लेकिन आप उसको उसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हो, उसकी परसीव्ड एक्सर्शन को टेस्ट कर लेते हो। परसीव्ड एक्सर्शन को आप कैसे चेक करते हो कि आप टॉक टेस्ट कराते हो। ठीक है, अगर वो कोई एक सेंटेंस प्रॉपर बोल सकती है वो वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, तो विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह के कि उसकी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं हो रही होती, तो फिर आप उसको ये एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी उसको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज दे सकते हो। लेकिन अगर वो एक सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं बोल सकती, उसकी एक्सर्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आप फिर उसकी इंटेंसिटी को उसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर लोगे। ठीक है, और नो प्रोन एक्सरसाइजेज आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप लोग उसको कोई भी प्रोन एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, थैंक यू सो मच।